नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स के क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। आज 14 मई 2020 के हमारे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो घटनाक्रमों के बारे में जो टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला बिंदु है, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की है। 12 मई 2020 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 12 मई 2020 की शाम कुछ नए नियमों के साथ में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की और उन्होंने इस चौथे लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की जो आर्थिक पैकेज है वह जारी करने की घोषणा भी की है। ध्यान देने की बात है कि जो लॉकडाउन 3.0 है वो 17 मई 2020 को समाप्त हो रहा है और जो नया लॉकडाउन है लॉकडाउन 4.0 वह 18 मई 2020 से नए नियमों के साथ में लागू किया जाएगा। लॉकडाउन को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो कोविड-19 का प्रसार है वो अभी तक भी सीमित नहीं हुआ। हालांकि जो इसकी दर है, बढ़ने की दर, वो काफ़ी कम है भारत के अंदर, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इन कदमों को उठाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के जो 5 स्तंभों के बारे में। भारत अब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषित आत्मनिर्भरता के जो 5 स्तंभ हैं उन पर कार्य करेगा और ये जो स्तंभ है भारत को 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने में मदद करेंगे। अर्थात भारत की जो पंचसूत्रीय एक योजना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से भी चर्चा की है और उसके बारे में कुछ संकेत भी दिए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली बात, जो पहला स्तंभ उसकी बात करें तो जो आर्थिक परिवर्तन है वो जो न केवल वृद्धिशील परिवर्तन लाएंगे बल्कि क्वांटम जंप में भी मदद करेंगे। यानी आर्थिक परिवर्तन अर्थात यहाँ आर्थिक सुधारों के बारे में बात की गई, जिसके तहत एक तो जो बड़ी रकम 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसकी घोषणा, इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से देशवासियों को स्वदेशी अपनाने के लिए भी संदेश दिया है। हालांकि ये सीधे तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने संदेश के माध्यम से अपने संदेश के माध्यम से यह बात जनता तक पहुंचाई है। दूसरी बात की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना, जिसके अंतर्गत जो सड़कें, जो मूलभूत जो ढांचागत निर्माण है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा सकता है। जैसे कि बिल्डिंग्स का निर्माण है, सड़कों, बिजली आदि की व्यवस्थाएं, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा सिस्टम तकनीक से संचालित होगा और ये 21वीं सदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। अर्थात जो हमारी जो निर्भरता है तकनीकी पर वह बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ में करेंगे, जिससे कि 21वीं सदी के जो सपने हैं उन्हें पूरे करने में मदद मिलेगी। अर्थात हम तेज़ी से इस सदी के अंदर आगे बढ़ पाएंगे, अपनी जो वृद्धि है उसे और अधिक गतिशील बना पाएंगे। भारत की जो जनसंख्या है वह आत्मनिर्भर भारत का स्रोत और ताकत है। यहाँ पर भारत की जनसंख्या को एक समस्या नहीं बल्कि एक समाधान या एक, जिसे कह सकते हैं, अवसर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि जब प्रोडक्टिव होती है तो वह देश के जो आर्थिक जो वृद्धि है उसके अंदर एक बड़ा सकारात्मक जो योगदान है वो दे सकती है। इसके अलावा अगली बात उन्होंने की कि आपूर्ति और मांग का जो चक्र है यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित होगा कि देश अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सके। अर्थात जो मांग और आपूर्ति है उसके जो सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएम मोदी जी के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज के बारे में, जो कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज, जो राहत पैकेज है उसकी घोषणा की है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर माना जा रहा है। ये जो नए आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल है वह उन मजदूरों और मध्यम वर्ग और किसानों, उद्योगों को राहत देने के लिए किया जाएगा जिन्हें लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अर्थात देश के प्रत्येक तबके का ध्यान उन्होंने अपने इस विजन के अंदर रखा है। हाल ही में ई नेम प्लेटफॉर्म के ऊपर 117 नई मंडियां एकीकृत की गई हैं। 11 मई 2020 को लगभग 117 मंडियों को ई नेम
यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ में एकीकृत किया गया है और इससे देश की जो मंडियों की संख्या है वो 900, देश में जो मंडियों की संख्या है वो 962 हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन मंडियों का शुभारंभ किया था। इन ऑनलाइन मंडियों का जो उपयोग है अब नारियल, बांस के व्यापार आदि के लिए भी किया जा रहा है। 9 मई 2020 तक लगभग 3.43 करोड़ मीट्रिक टन बांस और 37.93 मीट्रिक टन नारियल का कारोबार किया गया था। वर्तमान में इस मंच के माध्यम से 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है, जिनके अंदर तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्यान्न आदि शामिल है। ई नैम प्लेटफॉर्म के तहत 1005 से अधिक किसान उत्पादक संगठन में पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो किसान उत्पादक जो संगठन है वह कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में लॉजिस्टिक मॉड्यूल, इसके अलावा एफपीओ ट्रेड मॉड्यूल और ENWR आधारित वेयर हाउस मॉड्यूल लॉन्च किए थे और इसने इस प्लेटफॉर्म के साथ में 15 राज्यों के एफपीओ को एकत्रित करने में मदद की है। हाल ही में जो लगभग 200 ऐसी मंडियां हैं जो ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ में एकीकृत की गई थी। अब ई नैम क्या है इसके बारे में वैसे हमने डिटेल से हमारी जो पिछली क्लासेज हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसकी जानकारी दे देते हैं। जो ई नैम है, ई नैम का जो प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के द्वारा किया जाता है। ये सभी APMC यानी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है और व्यापार में वर्तमान में जो व्यापार उसके लिए ई नैम के तहत 450 से अधिक APMC सूचीबद्ध हैं। यह एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित है जो राज्य की मंडियों से जुड़ा हुआ है और इसके जो कार्य है, मुख्य रूप से इसके जो कार्य की बात करें तो जो वस्तुओं और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है और ये मंच कैशलेस लेन देन भी प्रदान करता है। साथ ही मृदा परीक्षण तक ये पहुंच प्रदान करता है और किसानों को छंटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। अर्थात कुल मिलाकर यह जो ई नैम है पूरी तरह से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जो उनके कृषि और उस अपने जो कृषि उत्पादों के बिक्री, विपणन आदि के लिए इनको एक मंच प्रदान करता है और इनको लेन देन के लिए एक मंच प्रदान करता है। ICMR घरेलू सर्वेक्षण करवाएगा। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है, वह अब घरेलू सर्वेक्षण करेगा। इस सर्वेक्षण के तहत विभिन्न जिलों के अंदर 24,000 वयस्कों में एंटीबॉडीज़ की जांच यानी परीक्षण किया जाएगा। इस घरेलू सर्वेक्षण में वर्तमान में जो चल रहे सर्वेक्षणों से ये पूरी तरह से अलग होगा और इस सर्वेक्षण के तहत सभी जिलों के व्यक्तियों का परीक्षण किया जाएगा। अब हर जिले के अंदर जो सर्वेक्षण करने के लिए 10 स्वास्थ्य सुविधाओं को नियोजित किया जाएगा। इनमें से 6 सार्वजनिक और 4 निजी होंगे। अर्थात ये जो स्कीम है, ICMR की जो स्कीम है घरेलू सर्वेक्षण की, सर्वे करने की, इस सर्वे के लिए जो 10 स्वास्थ्य सुविधाओं में से 6 सार्वजनिक और 4 निजी यानी 6 तो सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे, इसके अलावा 4 जो क्षेत्र की जो प्रमुख जो 4 निजी जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, इनको इसमें नियोजित किया जाएगा। ये स्वास्थ्य सुविधाएं 100 स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और 50 आउट पेशेंट्स का चयन करेंगे और इनके अलावा जिन व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा नहीं है उन्हें भी इसमें चुना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो ICMR पहले पूलिंग टेस्ट और उसके बाद में जो गंभीर और तीव्र श्वसन बीमारी जो है उस पर आधारित सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन इस सर्वेक्षण में जो है ICMR वह IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करेगा और यह एंटीबॉडी 10 और 14 दिनों के बीच में दिखाई देती है। SARI निगरानी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो SARI निगरानी एक चालू निगरानी पद्धति है जिसे RT-PCR परीक्षणों का उपयोग करके अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर लागू किया जाता है। जहां RT-PCR के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कल की क्लास के अंदर भी आपको ये वर्ड सुनने को मिला था, जिसका पूरा नाम मैं फिर से बता देता हूँ। जिसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक प्रकार का परीक्षण है जिसका उपयोग करके अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर लागू किया जा रहा है। यह निगरानी वर्तमान में नए कोविड-19 मामलों का पता लगाने में मदद करती है।
अब हम बात करते हैं सेरो सर्वेक्षण के बारे में। तो ये जो सर्वेक्षण है वो 10 समूह के अंतर्गत किया जाएगा और चुने गए हर जिले में 400 रैंडम घरों में, यानी यादृच्छिक घरों के अंदर, अर्थात लगातार नहीं, अलग अलग चुने जाएंगे ये 400 घर। और ये किसी प्लानिंग के तहत नहीं, बल्कि जो सामने आ गया उसी घर में यह सर्वेक्षण किया जाएगा। इन घरों में एक वयस्क व्यक्ति का कोविड-19 एंटीबॉडी के लिए परीक्षण किया जाएगा और इसे सेरो सर्वे कहा जाता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने, नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के रूप में नर्स और मिडवाइफ के वर्ष, यानी ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में इसे चिन्हित किया है। अर्थात 2020 को पूरी तरह से ये जो है नर्सों के प्रति समर्पित किया इस वर्ष को। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जो विश्व के विभिन्न हिस्सों के अंदर प्रति 10,000 लोगों पर 36.9 नर्स हैं, यानी 36.9 नर्सें हैं हर 10,000 लोगों पर। ये विश्व के वैश्विक रिपोर्ट है। अब इसमें बात करते हैं हम अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर नर्सों की संख्या है वो अफ्रीका की तुलना में 10 गुना अधिक है। अमेरिका में प्रति 10,000 लोगों पर 83.4 नर्स हैं, वहीं अफ्रीका के अंदर प्रति 10,000 लोगों पर 8.7 नर्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आप ये देखेंगे ये दोनों आंकड़े, इसमें 83.3 और 8.7, ये एक यहाँ पर ये 83.3 8.7 का लगभग 10 गुना है। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंदर नर्सों की संख्या अफ्रीका से 10 गुना ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत है उसमें कुल 1.56 मिलियन नर्स हैं। हालांकि इन नर्सों में पेशेवर जो नर्स हैं उनकी संख्या 67% है। हर साल लगभग 3,22,827 नर्सें ग्रेजुएट हो रही हैं और भारत में चिकित्सा कर्मचारियों में लगभग 47% नर्सें शामिल हैं। मेडिकल स्टाफ के डॉक्टरों की जो संख्या है वो 23.3% है। इसके अलावा दंत चिकित्सकों की संख्या 5.5% और फार्मासिस्टों की संख्या 24.1% है। यह भारत के अंदर जो मेडिकल जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं उनके जो आंकड़ों की बात है। अब इसकी आवश्यकता की बात करें तो जो स्वास्थ्य संकट के दौरान नर्सों की जो भूमिका होती है वो सर्वोपरि होती है। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं और ये आप देख भी पा रहे हैं इस समय कोविड-19 की जो इस महामारी के दौरान नर्सों के जो सेवा और उनके जो आवश्यकता है उसको आप भली भांति देख पा रहे हैं। उनकी भूमिका आवश्यक है क्योंकि वे रोगियों के लिए गुणवत्ता देखभाल सुनिश्चित करती हैं, अर्थात वे गुणवत्तापूर्ण देखभाल करती हैं और उनके जो संक्रमण है उसे नियंत्रित करती हैं और इसके प्रसार को रोकती हैं। अर्थात वे स्वयं भी इसके प्रति काफ़ी सचेत और जागरूक रहती हैं और काफ़ी जो सतर्कता के साथ में वे इन रोगियों की देखभाल करती हैं, जिससे कि यह जो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो संक्रामक बीमारियां हैं, वो फैल न सके, उनका प्रसार रुक सके। इसके पीछे उनकी जो ट्रेनिंग होती है वह भी कार्य करती है। चिकित्सा क्षेत्र में जो नर्सों के महत्व को रेखांकित करने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले ही 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था, जिसकी इस वर्ष की जो थीम थी, इंटरनेशनल नर्स डे की जो 2020 की जो थीम थी वह थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इस वर्ष की जो नर्सिंग डे की थीम रही है। भारत के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है उसके अंदर 4 दशकों के बाद में एक कमी दर्ज की गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड संरक्षण में 4 दशकों में सबसे अधिक गिरावट आई है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस अध्ययन में यह कहा गया है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक कम हो गया है। अध्ययन यह भी कहता है कि तेल और गैस कोयले की नवीनतम जो खपत है उसमें गिरावट आई है।
इस वजह से भी यह कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसमें कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना के अंदर अगर हम बात करें तो देश के अंदर 19-20 में यह जो 30 मिलियन टन तक इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो देश के अंदर जो CO2 है उस प्रदूषण का मुख्य रूप से बिजली और परिवहन क्षेत्र के कारण ये CO2 का प्रदूषण होता है, और जीवाश्म ईंधन की खपत में गिरावट भी प्रदूषण की कमी का एक प्रमुख कारण बनती है। यानी कि हमारे देश के अंदर जो CO2 का जो उत्सर्जन है मुख्य रूप से जो विद्युत उत्पादन और जो परिवहन क्षेत्र के कारण माना जाता है। और इसके अंदर एक बड़ी जो कारण है इसका एक जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी होता है। पहली बार मार्च में कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन द्वारा उत्पन्न बिजली में 15% कमी दर्ज की गई। इसी वजह से भी है जो CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। मार्च में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 6.4% की वृद्धि हुई है, और कोयले से गैस की जाने वाली बिजली में संदेह के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में भी कमी आई है। यहाँ हमने बात की अक्षय ऊर्जा के बारे में। अक्षय ऊर्जा जो कि जिसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये ऐसी जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं जो अक्षय ऊर्जा के तहत गिने जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार स्कीम लॉन्च की है। 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार स्कीम लॉन्च की। इस योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं, और यह योजना स्पॉट FIR पंजीकरण पर भी सक्षम होगी, यानी घटना स्थल पर पहुंचकर तुरंत वहीं की वहीं FIR दर्ज किया जाना इसमें संभव हो पाएगा। जब शिकायतें गंभीर होगी तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, जिससे कि वे इस पर और अधिक अनुसंधान या बेहतर अनुसंधान कर पाएँ। इस योजना के साथ में राज्य के गृह मंत्री ने एक हेल्पलाइन जो डायल है 112 भी शुरू की है, और ये तत्काल एम्बुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवा प्रदान करेगी। जो हेल्पलाइन है 112, इसके माध्यम से तत्काल एम्बुलेंस सेवा या अग्निशमन सेवा भी इससे मिल पाएगी, और इसके द्वारा थोड़े समय के भीतर पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो जो पुलिस है, इस प्रकार की जो ये अभिनव योजना है शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस राज्य का विषय है, नहीं ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है वह राज्यों जो केंद्र के अधीन न होकर के राज्यों के अधीन गृह मंत्रालयों के अधीन कार्य करता है, और यह राज्य सूची का विषय है। प्राथमिकी यानी FIR के बारे में बात करें तो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों के अंदर FIR की जो अवधारणा है उसका पालन किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और सिंगापुर आदि शामिल है। अर्थात ये जो देश है इनके अंदर FIR की अवधारणा का पालन किया जाता है। FIR की वैधता के बारे में बात करें तो भारत का जो संविधान है FIR पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। अर्थात FIR केवल एक प्राथमिकी है, एक सूचना दी जा जिसका अर्थ यह है कि वह पुलिस को आपके साथ में हुए किसी अपराध या किसी घटना की एक सूचना भर है केवल, जिस पर आगे पुलिस अनुसंधान करेगी। FIR और इसकी वैधता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्थात जो FIR है उसका जो उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 154 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट ने भारत और मध्य एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का खिताब जीत लिया है। हाल ही में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है उसको ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट चुना गया। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु एयरपोर्ट को यह सम्मान मिल चुका है। अर्थात ये जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है वो एशिया के सबसे जो अच्छे या जिन्हें सर्वश्रेष्ठ जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट हैं इस रूप में माना जाता है। इसी वजह से पिछले 4 वर्षों के अंदर 3 बार इसे यह सम्मान मिला है, जो इसके लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए भी गौरव की बात है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो परिचालन है वो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है, और इस सर्वेक्षण के अंदर 550 से अधिक एयरपोर्ट शामिल होते हैं, और कंपनी के प्रबंध और निदेशन
निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरि के मरार ने 11 साल पुराने इस एयरपोर्ट के लिए इसे एक कीर्तिमान बताया गया। आप इसमें एक तस्वीर के अंदर बेंगलोर एयरपोर्ट की एक इमेज देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। हमारे जो टॉपिक समाप्त होते हैं, सॉरी क्लास समाप्त नहीं हुई है अभी। तो आज अब बारी हमारे अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न की। तो जो हमारा प्रश्न है आज का वो है कि CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने मात्र 36 दिन के रिकॉर्ड समय के अंदर कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए कौन से नॉन इन्वेसिव बीपैप वेंटिलेटर का विकास किया। बीपैप अर्थात बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इस प्रकार के एक वेंटिलेटर का विकास किया है। तो आपको बताना है कि वह वेंटिलेटर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है स्वास्थ्य वायु। स्वास्थ्य वायु नाम के एक वेंटिलेटर का विकास किया गया है CSIR की जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उसके द्वारा। केवल 36 दिनों के रिकॉर्ड समय के अंदर ये जो नॉन इन्वेसिव बीपैप वेंटिलेटर विकसित किया गया जिसका नाम स्वास्थ्य वायु है, जिसमें बीपैप से तात्पर्य है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो कि ऐसे रोगियों के लिए यूज किया जाएगा जिनको गंभीर सांस लेने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक डिवाइस है जो उनको सांस लेने में सहायता करेगी। और इस उपकरण की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए इस उपकरण के जो संचालन है उसके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। और ये एक पोर्टेबल जो डिवाइस है जिसे किसी भी स्थान पर किसी भी वार्ड में कहीं भी इसको ईजिली बिना किसी ट्रेनिंग के यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।